बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले अपना शार्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, इसके बाद हम आज का लेक्चर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आई एम गुलाम फरीद फ्राम गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज और मेरी एमएससी एमफिल कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है एंड आई एम द डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर रियाजुद्दीन लेट। उनसे मैंने 2013 में एमफिल किया था और 2013 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी। तो उनके याद में ही आपको पता है कि ये हमने एक स्कूल शुरू किया, डॉक्टर रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल। तो इस स्कूल शुरू करने के मकसद जो है वो उसे आप वेरी फेमिलियर हैं। तो बहरहाल एक मेजर उसका पर्पज़ यही है कि जिन स्टूडेंट्स के पास जो है बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने के लिए या बाहर जाने के लिए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, ख़ास तौर पे जो हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए ताकि जो भी कोर्सेज़ वो पढ़ते हैं उन कोर्सेज़ में जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स दूर किए जाएं और फिर ये एक पूरा कोर्स का रिव्यू किया जाए। आपको पता है ये एक प्रॉपर उस तरह से क्लास की तरह लेक्चर नहीं है, इसको शार्ट टाइम में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर की जाएँ। तो हाउएवर तो मैं स्टार्ट करता हूँ पार्टिकल फ़िज़िक्स से। पार्टिकल फ़िज़िक्स का जो पहला लेक्चर है वो आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो इस पूरे कोर्स को यहाँ पे कवर करना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि कोर्स आउटलाइन या आप समझ लें कि कोर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड कोर्स है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाए आपको। और एक चीज़ का बखूबी मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से चंद एक ऐसे होंगे जिनका पार्टिकल फ़िज़िक्स का बैकग्राउंड होगा, बाकी तमाम लोग ऐसे हैं जिनका पार्टिकल फ़िज़िक्स का कोई ऐसे बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आपके लिए, इसलिए इसको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ख़ास तौर पे इसमें जो हैवी मैथमेटिक्स है उसको मैं कोई ज़्यादा नहीं यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक ओवरव्यू दूँगा आपको पार्टिकल फ़िज़िक्स का। तो जो हैवी मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है, ये सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जो मॉड्यूल होगा इसका उसमें कवर करेंगे। तो मॉड्यूल कहने का मकसद ये है कि ये कोर्स एक मॉड्यूल में कवर नहीं होगा। तो जो पहला मॉड्यूल है वो हम शुरू कर रहे हैं, दूसरा मॉड्यूल इंशाल्लाह आइंदा कभी शुरू करेंगे। तो पहले मॉड्यूल की मैं आउटलाइन थोड़ी सी आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा पार्टिकल फ़िज़िक्स का, व्हाट इज़ पार्टिकल फ़िज़िक्स, एंड देन उसकी एक हिस्ट्री मैं यहाँ पे बयान करूँगा। हिस्ट्री के बारे में आप बता दूँ ये ब्रीफ हिस्ट्री नहीं होगी, आज का तकरीबन सारा लेक्चर जो है वो हिस्ट्री पे ही होगा, मतलब कि डिटेल्ड हिस्ट्री होगी इसकी, तमाम पार्टिकल्स के बारे में, उनके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कैसे बने, वो सारे इसके सारे क्वांटम नंबर्स भी डिस्कस करेंगे। फिर पार्टिकल जितने भी डिस्कवर हो चुके हैं या कुछ डिस्कवर होने बाकी हैं, वो सिर्फ अभी थ्योराइज हैं या उनको अभी डिस्कवर करना है एक्सपेरिमेंटली, तो उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम दो मॉडल्स देखेंगे, एक क्वार्क मॉडल है और दूसरा स्टैंडर्ड मॉडल है। देन फंडामेंटल इंटरेक्शंस, इनका नाम आपने सुना होगा, फंडामेंटल इंटरेक्शंस, ये चार मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड ग्रेविटेशनल। ये जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं इनके बारे में हम जो है देखेंगे ये क्या चीज़ें फंडामेंटल इंटरेक्शंस। फेसबुक वाले ज़रा बता दें अगर उनकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, अगर कोई इशू है तो वो फिर भी बता दें जी। तो इसके बाद फंडामेंटल इंटरेक्शंस देखने के बाद उनकी यूनिफिकेशन स्कीम्स है, यूनिफिकेशन थ्योरीज़ हैं, जो भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको कैसे यूनिफाई किया जा सकता है, इनकी डिफरेंट थ्योरीज़ यहाँ पे देखेंगे। देन रिलेटिविटी का और पार्टिकल फ़िज़िक्स का एक बड़ा अहम रिलेशन है और उस रिलेशन के लिए हमें रिलेटिविटी के कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करना पड़ेंगे। वैसे तो अली शहबाज साहब ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया और उन्होंने उम्मीद है कि रिलेटिविटी की बेसिक चीज़ें कवर की होंगी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो 4 वेक्टर्स और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें चाहिए हैं स्टडी करने के लिए। और एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है तो उसमें से चंद एक चीज़ें रिवाइज़ कर लें, जिसमें ख़ास तौर पे मैक्सवेल इक्वेशंस हैं और गेज थ्योरीज़ हैं। ये थोड़ा सा आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको पार्टिकल फ़िज़िक्स के अगले लेक्चर समझने में आसानी रहे। और सिमेट्रीज़, ग्रुप एंड कंजर्वेशन लॉज ये देखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं, जैसे अगर आप देखें बाउंड स्टेट्स, फाइनमैन कैलकुलस,
क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड क्रोमोडायनामिक्स ऑफ क्वार्क्स एंड वीक इंटरेक्शंस। ये हाईलाइट इस वजह से की है कि ये इस मॉड्यूल में हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बहुत अहम चीज़ें हैं पार्टिकल फिज़िक्स की जो कि मॉड्यूल 2 में कवर करेंगे। और इसके बाद मॉड्यूल जो 3 होगा, मॉड्यूल 3 कोशिश करेंगे दूसरे में कवर हो जाए, अदरवाइज़ जो मॉड्यूल 3 होगा उसमें सिमेट्री ब्रेकिंग, हिग्स मैकेनिज़्म, गेज थ्योरीज और जो कॉस्मोलॉजी के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें ब्लैक होल, डार्क मैटर, ये सारी चीज़ें वो सबसे आखिरी मॉड्यूल में आएंगी। तो मैं शुरू करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन से। पार्टिकल फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे मैंने एक डोमेन लिखी हुई है। डोमेन ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स इज़ दैट, हेलो जी, यहाँ पे डोमेन लिखी हुई है पार्टिकल फिज़िक्स की। डोमेन कुछ है ये लिखी हुई है, अगर आप देखें इसमें ये मैंने बताया हुआ है कि जी, अगर देखें 4 फील्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। एक क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम लिखा है, क्वांटम मैकेनिक्स का, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी। और इसमें स्केल्स लगाए गए हैं। राइट साइड पे जो स्केल जा रहा है लेफ़्ट टू राइट वो है स्मॉल, और टॉप टू बॉटम जो आ रहा है वो फास्ट है। इस स्मॉल का मतलब बेसिकली साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स है। अगर आप साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स की बात करें तो जब हम लार्ज साइज़ पे होते हैं, लाइक अर्थ देख लें या स्टार्स देख लें, जितने भी ऐसे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन हम खुद, हमारी भी जो मोशन है या कार्स, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में देखते हैं, उनकी अगर मोशन को स्टडी कर तो उसको स्टडी किया जा सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स में और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। इन दोनों में लार्ज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जा सकता है। इसके मुकाबले में अगर हम स्मॉल की तरफ चले जाएं तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए 2 फील्ड्स हैं, जिसमें एक क्वांटम मैकेनिक्स है और एक क्वांटम फील्ड थ्योरी है। और जो टॉप टू बॉटम एक स्केल लगाया गया वो फास्ट के लिए लगाया गया है। फास्ट का मतलब ये है कि जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। अच्छा, स्मॉल की अगर मैं बात कर दूँ, स्मॉल मैंने मैक्रो ऑब्जेक्ट्स का बता दिया। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जितने भी सारे हैं उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा स्टडी नहीं कर सकते और ना ही उनको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है। उनको या तो स्टडी किया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर उनको स्टडी किया जाएगा क्वांटम फील्ड थ्योरी में। अच्छा, अब स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड के लिहाज से भी 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं। एक लो स्पीड है, जैसे कॉमन स्पीड है, डेली लाइफ में हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, तो उनको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं परफेक्टली बताऊं डोमेन, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा जिनकी स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी और जिनका साइज़ ग्रेटर देन साइज़ ऑफ द एटम होगा। इसी तरह से वो ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज़ लेस देन एटम या एटॉमिक लेवल के जो भी पार्टिकल्स होंगे और जिनकी स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी, उनको स्टडी किया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, तो उसको ना तो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया जाएगा और ना ही क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करने के लिए अगर उनकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है बट साइज़ लेस देन साइज़ ऑफ द एटम है, उनको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी किया जाएगा। और अगर ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनका साइज़ लेस देन साइज़ ऑफ द एटम है या अप्रोचेस टू साइज़ ऑफ द एटम है और स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है, उनको स्टडी करने के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी यूज़ की जाती है। तो पार्टिकल फिज़िक्स जो है क्वांटम फील्ड थ्योरी की एक आप सब ब्रांच कह सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करते हैं और उनके अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स भी देखते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है और साइज़ लेस देन साइज़ ऑफ द एटम है, उनको पार्टिकल फिज़िक्स में स्टडी किया जाता है। तो ये कि मैंने आपको डोमेन बताई है कि इसकी ये डोमेन है, इसके अलावा किसी चीज़ को इसमें स्टडी नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल इस डोमेन को फर्दर देखते हैं कि पार्टिकल फ़िज़िक्स की इब्तदा कहाँ से हुई। अगर इब्तदा की बात की जाए या पार्टिकल फ़िज़िक्स हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए, इसकी बात की जाए तो आपको पता है कि एटम डिस्कवर हुआ 19वीं सदी में। एटम जब डिस्कवर हो गया, एटम डिस्कवर होने के बाद फिर कुछ और पार्टिकल्स डिस्कवर होना शुरू हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को तो स्टडी किया जाता था न्यूक्लियर फिज़िक्स में, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स थे या डिफरेंट पार्टिकल्स थे, उनको स्टडी करने के लिए एक अलग से फील्ड बनाने की ज़रूरत थी।
तो उनको स्टडी करने के लिए फिर पार्टिकल फिजिक्स की बुनियाद रखेगी। पार्टिकल फिजिक्स में हम तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इसकी अगर मोटिवेशन या डोमेन, प्रॉपर डोमेन की बात की जाए तो बेसिकली पार्टिकल फिजिक्स को हम स्टडी करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। एक बात आपको वाजे कर दूं कि पार्टिकल फिजिक्स का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ नहीं है। कुछ चीज़ें हम ऐसे स्टडी करते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमें नहीं पता होता कि उसके बाद क्या होने वाला है। इसको आप ब्लाइंड रिसर्च का नाम दे सकते हैं। ब्लाइंड रिसर्च मीन्स, जैसे एक एग्जांपल दूँ, 2012 में हिग्स बोसॉन डिस्कवर हुआ, तो उससे पहले हमें यही पता था कि हमने एक पार्टिकल डिस्कवर करना है। अब पार्टिकल डिस्कवर हो गया, उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च हो रही है। अब हमें मज़ीद पता चलेगा कि इसके ज़रिए क्या किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सारी चीज़ें फिर अब स्टडी की जाएगी। तो इसी तरह के पार्टिकल फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें क्लियर नहीं है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं कि पार्टिकल फिजिक्स का मकसद क्या है, कि आप यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? इसमें अर्ली यूनिवर्स है। अर्ली यूनिवर्स मीन्स बिग बैंग, इसको देखा जा सकता है। इसी तरह फिर हैवी आयंस एंड क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा है, इसको स्टडी किया जा सकता है। मैटर एंड एंटी मैटर एसिमेट्री, मैटर और एंटी मैटर ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। डार्क मैटर को स्टडी करेंगे और कॉस्मिक रेज को स्टडी किया जा सकता है। सुपर सिमेट्री है और कंपोजिटनेस है, यूनिफाइड फोर्सेस एंड एक्स्ट्रा डायमेंशंस, ग्रेविटॉन्स एंड टाइनी ब्लैक होल्स। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये पार्टिकल फिजिक्स की डोमेन में आते हैं। तो प्रॉपरली शुरू करते हैं हम पार्टिकल फिजिक्स से कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं। अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात की जाए, व्हाट इज़ पार्टिकल फिजिक्स? पार्टिकल फिजिक्स इज़ द कंसर्न विद फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने वो देखने हैं जिनसे मिलके मैटर बना है। जब मैटर के अलावा भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस मैटर पार्टिकल्स पे होगा। अच्छा, आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इनमें ज़रा मैं फ़र्क वाजे कर दूं, फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में फ़र्क क्या है। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो हैं जो मोस्ट फंडामेंटल हैं, जिनसे मिलके आप ये कह लें कि न्यूक्लियस बना है। न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मज़ीद क्वार्क्स से मिलके बने हैं, तो क्वार्क्स को कहा जा सकता है कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सॉरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैंने बताएं, क्वार्क्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम दिया जा सकता है। एंड अगर आप इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री देखें तो 1932 तक सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुआ था, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये तीन ही पार्टिकल्स मौजूद थे। इसके अलावा एक और पार्टिकल सामने आया क्वांटम थ्योरी के ज़रिए, वो था फोटॉन। फोटॉन भी एक पार्टिकल के तौर पे ही हम उसको देखते हैं, लेकिन वो एज सच इस तरह से पार्टिकल नहीं है। वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है और न्यूट्रल पार्टिकल होने के साथ साथ वो बोजान, उसका जो स्टेटस है वो बोजान का है। ये पार्टिकल्स डिफरेंट है जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह फिर एक और पार्टिकल डिस्कवर हो गया, न्यूट्रिनो। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों चार पार्टिकल हैं। न्यूट्रिनो और जो फोटॉन है ये दोनों के दोनों चार्जलेस पार्टिकल्स हैं। और एक अरसे तक ये समझा जाता था कि फोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो हैं मैसलेस पार्टिकल्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि न्यूट्रिनो एक मैसलेस पार्टिकल नहीं है, जबकि फोटॉन का रेस्ट मैस ज़ीरो होता है। उसका मूविंग मैस ज़ीरो नहीं, लेकिन रेस्ट मैस ज़ीरो है। तो अलबत्ता न्यूट्रिनो का रेस्ट मैस भी ज़ीरो नहीं होगा। और रेस्ट मैस जब ज़ीरो समझा जाता था तो फिर ये भी समझा जाता था कि इसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही है, लेकिन बाद में इसका मैथ्स के ज़रिए पता चला कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो इसके बाद ये एक साइड पे आपको एक रिएक्शन शो किया गया है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें, एक न्यूट्रॉन है, लेफ्ट साइड पे ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है वो डिके होता है, इस डिके को बीटा डिके का नाम दिया जाता है। इसमें एक तो पार्टिकल जो निकला वो है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज शो किया गया, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो किया गया, दैट इज़ बेसिकली बीटा पार्टिकल, ठीक है। और बीटा पार्टिकल के साथ एक और भी पार्टिकल सामने आया जिसको न्यूट्रिनो का नाम दिया गया। अब न्यूट्रिनो यहाँ पे फर्दर मेंशन किया गया है कि इसके ऊपर एक बार का निशान दिखाया गया है और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में ई लिखा गया है। तो ये क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे कि ये किस टाइप का न्यूट्रिनो है, लेकिन फ़िलहाल यही पता चला कि बीटा डीके के अंदर ना सिर्फ प्रोटॉन निकलता है, उसके साथ साथ बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो भी निकलता है। इसकी डिटेल में हम जाते हैं।
ये एक ब्रीफ्स का इंट्रोडक्शन है जिसकी वजह से पार्टिकल फिजिक्स शुरू हुई। अब वन बाय वन मैं पार्टिकल्स स्टार्ट करता हूँ। तो इसकी मैं आउटलाइन बता दूँ कि हमने कौन कौन से जो है एराज देखने हैं, डिफरेंट जो एराज हैं पार्टिकल फिजिक्स के। इसमें सबसे पहले क्लासिकल एरा है जो अभी मैंने बता दिया ब्रीफली आपको कि 1932 तक ये 4 पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, उन चारों की डिटेल देखेंगे। फिर एक अलग से पार्टिकल है फोटान, और फोटान के साथ साथ पे मिज़ॉन का एरा है, और एंटी पार्टिकल डिस्कवर हुए, न्यूट्रिनोज़ की काफ़ी ज़्यादा डिटेल है यहाँ पे, स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। एंड स्ट्रेंज पार्टिकल्स डिस्कवर होने के बाद तकरीबन हमें लगता था कि सारे पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, तो उन पार्टिकल्स की एक रफ सी क्लासिफिकेशन कर दी गई जिसको 8 फोल्ड वे में देखेंगे। और फिर कुछ और पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, क्वार्क मॉडल के अंदर प्रेजेंट किए जाएंगे। देन लास्ट पे स्टैंडर्ड मॉडल होगा। तो क्लासिकल एरा शुरू करते हैं। क्लासिकल एरा में सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता है जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ये उसकी एक ब्रीफ डायग्राम दिखाई गई है। ये आप सब मेरा ख्याल इससे वेरी फेमिलियर हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन जो है 18वीं सदी के आखिर में डिस्कवर हो गया था। तो इसके बाद अगला जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था प्रोटॉन। प्रोटॉन जो डिस्कवर किया वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया और गोल्ड फॉइल पे, उसके ज़रिए उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो तो पास हो गए लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि एटम के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और न्यूक्लियस के अंदर उसने ये बताया कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, दैट इज़ बेसिकली प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन के बारे में आपको बता दूं कि प्रोटॉन का नाम जो है प्रोटॉन क्यों रखा गया है। प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखने का मकसद ये है कि प्रो जो है लाइट को कहा जाता है, मतलब जो लाइट वेट है, प्रोज लाइट वेट को कहा जाता है, और ऑन या आइन जो है पार्टिकल को कहा जाता है। तो प्रोटॉन इस लिहाज से नाम रखा गया है कि ये लाइट वेट पार्टिकल है। लाइट वेट पार्टिकल इन कंपैरिजन विद नॉट इलेक्ट्रॉन, इन कंपैरिजन विद न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स। तो दैट्स वाई इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की ये एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें पोलोनियम सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट होती है और न्यूट्रॉन निकलते हैं। यस, ये डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ज़रिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, जेम्स चैडविक ने ये डिस्कवर किया था। तो ये 3 पार्टिकल जो मैंने पहले बताए थे ये 1932 तक डिस्कवर हो चुके थे। और चौथा पार्टिकल एक जो आपको बताया है फोटान। फोटान जो है वो क्वांटम थ्योरी के ज़रिए डिस्कवर हुआ है। क्वांटम थ्योरी अगर देखें, क्वांटम थ्योरी बेसिकली डेवलप हुई थी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की, जिसमें मैक्स प्लांक जो है वो सक्सेसफुल रहा और उसने पूरी एक थ्योरी डेवलप की, फोटान थ्योरी, क्वांटम फोटान थ्योरी का उसको नाम दिया जा सकता है। अलबत्ता क्वांटा जो है, क्वांटा का वर्ड यूज़ किया था इसने मैक्सवेल ने, लेकिन फोटान का वर्ड नहीं यूज़ किया था। फोटान का वर्ड फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने यूज़ किया था। तो बहरहाल यहाँ से फोटान डिस्कवर हुआ। तो फोटान की ये 4 पार्टिकल्स आपको बेसिक बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं मिज़ॉन की तरफ। तो मिज़ॉन और जो एंटी पार्टिकल उसकी डिस्कवरी देखते हैं वो कैसे हुई है। अच्छा, मिज़ॉन के डिस्कवरी जो है युकावा थ्योरी के साथ रिलेट की जाती है। युकावा की थ्योरी का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। वैसे तो न्यूक्लियर फिजिक्स का ये प्रॉपर एक टॉपिक है युकावा थ्योरी। युकावा थ्योरी यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाई गई है। युकावा थ्योरी बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में है। न्यूक्लियस में युकावा ये कहता है कि जो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स की अगर बात करें, लाइक एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों का एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन एक हद तक वो रिपेल करते हैं, उसके बाद वो रिपेल नहीं करते। और इसी तरह न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो उनमें तो कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मौजूद नहीं है, फिर भी वो एक न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। तो उसने ये क्वेश्चन रेज किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देयर इज़ सम फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। उस फोर्स को उसने बाद में स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम दिया गया है।
लेकिन उसने सिर्फ ये बताया कि कोई फोर्स यहाँ पे, कोई इंटरेक्शन इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है। अब इस इंटरेक्शन को दिखाया गया है यहाँ पे, अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक फोर्स मौजूद है। और फिर इस फोर्स को जब बाद में फर्दर स्टडी किया गया, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ कैसे उनमें कूलम अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन एक पार्टिकल एक्सचेंज होने के ज़रिए होती है। पार्टिकल एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ मेरी इंटरेक्शन हो रही है, तो ये इंटरेक्शन एक यहाँ पे मीडियम मौजूद है जिसके ज़रिए हो रही है। जो इस वक्त फेसबुक पे लोग लाइव हैं, उनके और मेरे दरमियान क्या मीडियम मौजूद है, एक इंटरनेट मौजूद है। अगर इंटरनेट ख़त्म कर दिया जाए तो ये राब्ता हमारा ख़त्म हो जाएगा, दो पार्टिकल्स का, दो ऑब्जेक्ट्स का राब्ता ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मेरे और आपके दरमियान यहाँ पे जो राब्ता है वो इस मीडियम के ज़रिए, अगर यहाँ से हवा सारी ख़त्म कर दी जाए, जो एयर मौजूद है, तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकेगी। तो इसका मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ एक मीडियम के ज़रिए जा रही है, एक मैसेंजर यहाँ पे मौजूद है जो आप तक आवाज़ लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह उसने अगर दो पार्टिकल्स की इंट्रैक्शन देखें, चाहे वो रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, उनके दरमियान कोई चीज़ एक्सचेंज होती है, कोई मैसेंजर मौजूद होता है जो एक पार्टिकल से इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल तक लेके जाता है। तो अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात की जाए, उसमें तो समझ आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मौजूद है जो कि रिपल्शन की फोर्स है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान कौन सी ऐसी फोर्स मौजूद होगी, उसका मैसेंजर क्या होगा, उस मैसेंजर को नाम दिया गया मीज़ॉन, ठीक है। ये सिर्फ एक थ्योरी थी कि एक पार्टिकल ऐसा मौजूद होना चाहिए जो इन दोनों पार्टिकल्स की इंटरेक्शन का बायस बनेगा, दैट पार्टिकल नेम्ड एज मीज़ॉन। तो यहाँ से मीज़ॉन जो है वो डिस्कवर होना शुरू हुआ। तो मीज़ॉन के अगर देखें, जो इसकी फर्दर एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी हुई थी वो कॉस्मिक रेज़ में हुई। कॉस्मिक रेज़ की अगर बात करें तो ये कॉस्मिक रेज़ डायग्राम में दिखाई गई हैं। अगर इस डायग्राम में देखें, ये प्राइमरी कॉस्मिक रेज़ हैं जो आके डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पार्टिकल म्यूऑन भी निकला है, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, तो ये म्यूऑन पार्टिकल है। इसी तरह यहाँ पे एक म्यूऑन पार्टिकल आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो म्यूऑन पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से एमिट हो रहे हैं थ्रू दी कॉस्मिक रेज, ठीक है। इसका मतलब है कि कॉस्मिक रे इज द सोर्स ऑफ द म्यूऑन, ठीक है। एक नया पार्टिकल, जो पहले पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, उन जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी इन रेडिएशंस की, तो इसका मतलब है कि देयर वाज सम अनदर पार्टिकल, उस पार्टिकल को फिर नाम दिया गया म्यूऑन। इसके बाद में फिर फर्दर जो है प्रॉपर्टीज़ स्टडी की गई। तो ये मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि कैसे सारे पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर हुए। तो म्यूऑन पार्टिकल यहाँ पे डिस्कवर हो गया। अब म्यूऑन पार्टिकल डिस्कवर तो हो गया, इसके बाद जो है एंडरसन ने ये बताया कि एंडरसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक क्लाउड चैम्बर में। इस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम आपके सामने अगर ये देखें, ये लेड जो है उसकी शीट रखी गई है पार्टिकल्स के रेडिएशंस के दरमियान। तो इसमें एक ट्रेस शो हो रहा है, एक ये ट्रेस ऊपर को जा रहा है और एक ट्रेस नीचे को जा रहा है। जो ट्रेस ऊपर को जा रहा है ये तो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, लेकिन जो ट्रेस नीचे को जा रहा है इसका नहीं पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स को तो ऊपर जाना चाहिए, उसकी अट्रैक्शन जो है ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, उसकी अट्रैक्शन तो उस वक्त उस तरफ होनी चाहिए, नीचे तो कोई पार्टिकल नहीं पड़ा हुआ। तो इसकी अट्रैक्शन नीचे नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है, तो इसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की, अगर इसको इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लिया जाए तो इसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की या नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा पार्टिकल है जिस पे ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन चार्ज मौजूद है। इस पार्टिकल को फिर उसने नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन का कोई एंटी इलेक्ट्रॉन होगा। तो एंटी इलेक्ट्रॉन को फिर बाद में पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया। तो यहाँ से फिर उसने एक आगाज़ किया एंटी मैटर का या एंटी पार्टिकल का। तो फिर जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन के भी एंटी पार्टिकल डिस्कवर होना शुरू हुए और दूसरे जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके भी एंटी पार्टिकल्स डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो ये एंटी प्रोटॉन की डिस्कवरी दिखाई गई है, बर्कले में ये डिस्कवरी हुई थी। ये अगर आप देखें तो ये एक पार्टिकल है जो कि डिके हुआ है, डिके होके उससे एक प्रोटॉन मिल रहा है और दूसरा उसे एंटी प्रोटॉन मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। तो ये यहाँ तक जितने पहले पार्टिकल मौजूद थे उसमें एक नया पार्टिकल ऐड हुआ है अभी तक।
मतलब कि अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल डिस्कवर हो गया, ठीक है, और प्रोटॉन उसका एक एंटी पार्टिकल डिस्कवर हो गया, ठीक है, फोटॉन पहले से मौजूद था। तो नया पार्टिकल जो अभी तक डिस्कवर हुआ है वो है मिजॉन, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का मीडिएटर आप उसको कह सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन पहले से मौजूद था, उसका एंटी प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। अब नया जो पार्टिकल डिस्कवर होने जा रहा है वो है न्यूट्रिनो। इटसेल्फ भी पार्टिकल है, जैसे हम एयर की बात करें, एयर जो है इटसेल्फ एक मीडियम है, इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद है। इससे हट के हम फोटॉन की बात कर लें, फोटॉन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ कूलम फोर्स, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या चीज़ एक्सचेंज होगी, किस चीज़ की अट्रैक्शन होगी, उनके दरमियान फोटॉन एक्सचेंज होता है। फोटॉन भी इसी तरह से एक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैसेंजर है। तो ये जो मैसेंजर है मिजॉन, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स का मैसेंजर है। हाँ, मैसेंजर इसकी डिटेल आएगी जब हम फाइनमैन डायग्राम्स में जाएंगे। ये एक इंटरनल पार्टिकल के तौर पे बिहेव करता है, तो फाइनमैन डायग्राम में मज़ीद इसको ग्राफिकली देखेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो फिलहाल मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि ये पार्टिकल्स पार्टिकल फिज़िक्स में मौजूद हैं, या जितने भी आपने नाम सुन रखे हैं तो उन नामों के पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। तो अगर न्यूट्रिनो की बात करें, न्यूट्रिनो जैसे पहले बताया था कि बीटा डिके होता है, बीटा डिके के ज़रिए एक पार्टिकल सामने आता है, उसको नाम दिया जाता है न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब यहाँ पे बीटा डिके दिखाया गया है। बीटा डिके अगर आप देखें तो बीटा में एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके होता है, न्यूट्रॉन डिके होके एक प्रोटॉन बना देता है, एक इलेक्ट्रॉन बना देता है और एक न्यूट्रिनो बना देता है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें, इस रिएक्शन में यही शो किया गया कि इससे एक बना है पॉजिटिव पार्टिकल दैट इज़ प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन बना है और एक न्यूट्रिनो बना है। अच्छा, न्यूट्रिनो के ऊपर बार लगाया गया है। अब बार जो लगाया गया है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस न्यूट्रिनो पार्टिकल को अगर हम लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, लेफ़्ट साइड पे ला के इसको यूँ लिखा जा सकता है न्यू प्लस और एन, दैट गोज़ टू पॉजिटिव पी। अगर आप राइट साइड देखें तो पॉजिटिव पी प्लस इलेक्ट्रॉन। ये होपफुली आप इसको समझ जाएंगे। ये पहला पार्टिकल जो है न्यूट्रिनो पार्टिकल दिखाया गया है। अब न्यूट्रिनो पार्टिकल लेफ़्ट साइड पे कैसे आ गया, ये तो राइट साइड पे था, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सचेंज या क्रॉस प्रिंसिपल। अब क्रॉस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल अगर राइट साइड पे है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएँ तो उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। अब चार्ज चेंज होने वाली जो बात है वो तो चार्ज पार्टिकल के लिए है। न्यूट्रिनो तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, वो तो चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो मिलेंगे, वो मिलके एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना देंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो राइट साइड पे पार्टिकल निकला है वो बेसिकली न्यूट्रिनो पार्टिकल नहीं होगा, वो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होगा। लेकिन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की फर्दर आगे डिटेल आ रही है कि ये कैसे एंटी न्यूट्रिनो हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, एक नीचे भी रिएक्शन लिखा गया है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें, पाई एक पार्टिकल है, ठीक है, पाईऑन पार्टिकल, वो भी ये बाद में डिस्कवर होगा पाईऑन, ठीक है। पाईऑन की अभी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इस रिएक्शन में भी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल रहा है। पाईऑन अगर देखें, पाईऑन डिके होके बनेगा म्यूऑन प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो इसको फाइनमैन डायग्राम में भी फर्दर डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल एक इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई है। अच्छा, ये था कि प्रपोज कर दिया गया कि न्यूट्रिनो पार्टिकल ये पॉसिबल है। इसकी डिस्कवरी बाद में जाके हुई है। फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया है वो 1970 में ऑब्ज़र्व किया गया एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली तो ये कंफर्म हो गया था कि ये पार्टिकल मौजूद है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 1973 में डिस्कवर हुआ। ये इन पार्टिकल से ये ट्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनके थ्रू न्यूट्रिनो पार्टिकल यहाँ से एमिट होता है। अब न्यूट्रिनो पार्टिकल जैसे मैंने पहले बताया, अगर इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो लेफ़्ट साइड पे ये रिएक्शन लिखा गया कि एक न्यूट्रिनो बार यानी कि एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है और प्रोटॉन है, ये अगर मिलते हैं तो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल बनाएंगे। इसी को एक्सचेंज करके यूँ भी लिखा जा सकता है, अगर आप एक्सचेंज कर इस रिएक्शन को आप रिवर्स बीटा रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। पहले जो रिएक्शन था वो बीटा रिएक्शन या बीटा डिके था,
और ये जो लिखा गया है ये रिवर्स बीटा डिके लिखा गया है। अच्छा, इसको अगर आप देखें न्यूट्रिनो को न्यूट्रॉन पे बम्बार्ड करवाएं या इसको रिएक्शन करवाएं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा, और इसी तरह एक ये भी पॉसिबल है एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन मिलके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये पहला रिएक्शन तो लिखा गया है रिवर्स बीटा डिके, दूसरा इसी को क्रॉस में लिखा गया है। क्रॉस में लिखने का मतलब ये है कि न्यूट्रिनो को अगर आप ले जाएं राइट साइड पे, आर की बजाय सिंपल न्यूट्रिनो बन जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप ले आएँ लेफ़्ट साइड पे तो ये पॉजिट्रॉन बन जाएगा। और तीसरा भी इसी तरह से लिखा गया है। तो लेकिन तीसरे में एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि ये कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर की वजह से जो है पॉसिबल नहीं है। अब लेप्टॉन नंबर क्या चीज़ है? लेप्टॉन नंबर हम अभी देखते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, का मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन और जो म्यू, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था पार्टिकल म्यूऑन, ये दोनों पार्टिकल्स हैं, इनको लेप्टॉन का नाम दिया जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, लेफ़्ट साइड पे कोई लेप्टॉन नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन की राइट साइड पे देख लें तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर लेफ़्ट साइड पे भी कोई लेप्टॉन मौजूद हो या राइट साइड पे भी कोई लेप्टॉन मौजूद ना हो। तो यहाँ से ये पता चला कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है इसको कैसे क्लासीफाई करना चाहिए, इसको हमें लेप्टॉन्स में शामिल कर लेना चाहिए। लेप्टॉन्स में अगर हम इसको शामिल कर लेते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें ये जो आखिरी रिएक्शन है, आखिरी रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पे भी एक लेप्टॉन मौजूद है और राइट साइड पे भी एक लेप्टॉन मौजूद है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर आप बात करें तो लेफ़्ट साइड पे भी एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है, राइट साइड पे भी प्रोटॉन जो कंपोज पार्टिकल है वो मौजूद है। अगर हम ये इससे ऊपर जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें ये एज्यूम कर लें कि न्यूट्रिनो लेप्टॉन नहीं है, तो कभी भी ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लेप्टॉन नंबर। तो दैट्स वाई यहाँ से एक नए नंबर की ज़रूरत पड़ी, एक नए क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी। उस क्वांटम नंबर को लेप्टॉन नंबर का नाम दिया गया। तब मैं लेप्टॉन नंबर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लेप्टॉन नंबर क्या है? तो लेप्टॉन नंबर +1 लिया जाता है फॉर दी इलेक्ट्रॉन एंड म्यूऑन एंड न्यूट्रिनो। ये पहले दो पार्टिकल मौजूद थे, ये पहले मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन और एक म्यूऑन। इसके साथ तीसरा पार्टिकल भी लेप्टॉन की फैमिली में शामिल कर लिया गया। तो अब 3 पार्टिकल्स मौजूद है लेप्टॉन में। जो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और न्यूट्रिनो है, इनका लेप्टॉन नंबर +1, और जो इनके एंटी पार्टिकल्स हैं यानी कि पॉजिट्रॉन और एंटी म्यूऑन एंड एंटी न्यूट्रिनो, इनका जो लेप्टॉन नंबर होगा वो -1 होगा। अभी जो बीटा डिके आपको दिखाए थे, बीटा डिके अगर ये लेप्टॉन नंबर्स आप एज्यूम कर लें तो उसके मुताबिक देखते हैं कि कौन सा पॉसिबल है। अगर पहला आप रिएक्शन देखें तो पहले रिएक्शन में लेफ़्ट साइड पे जो लेप्टॉन नंबर एंटी न्यूट्रिनो का है वो है -1, ठीक है। प्रोटॉन तो लेप्टॉन नहीं है, इसलिए इसका लेप्टॉन नंबर हम 0 एज्यूम करेंगे। और राइट साइड पे अगर आप देखें न्यूट्रॉन का भी लेप्टॉन नंबर 0 होगा, लेकिन ये पॉजिट्रॉन का अगर लेप्टॉन नंबर देखें वो -1 है। तो पहला रिएक्शन लेप्टॉन नंबर के लिहाज से पॉसिबल है, यानी कि इसमें लेप्टॉन नंबर आप कह सकते हैं कि कंजर्व करता है। तो ये एक कंजर्वेशन लॉ बन गया है क्वांटम नंबर, इसका लेप्टॉन नंबर। तो ये तो पॉसिबल है, ये रिवर्स बीटा रिएक्शन। इसके मुकाबले में दूसरा अगर आप रिएक्शन देखें, दूसरे रिएक्शन में लेफ़्ट साइड पे न्यूट्रिनो पार्टिकल है, उसका लेप्टॉन नंबर +1 है, और राइट साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन देखें उसका +1 है, तो ये भी पॉसिबल है। और तीसरा जो रिएक्शन जिसमें एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो का जो लेप्टॉन नंबर है वो है -1, और अगर आप राइट साइड पे देखें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर है -1। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखें ये आखिरी 2 रिएक्शन अगर आप कंपेयर कर लें तो हमें अभी तक ये नहीं पता था कि न्यूट्रिनो पे बार लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जो कि बीटा डिके में न्यूट्रिनो पार्टिकल सामने आया, लेकिन अभी ये क्लैरिफाई नहीं है कि उस पर बार आएगा या नहीं आएगा, यानी कि ये जो न्यूट्रिनो है ये पार्टिकल है या कि एंटी पार्टिकल है। लेकिन लेप्टॉन नंबर ने हमें हेल्प की ये सॉर्ट आउट करने में कि कौन सा ये पार्टिकल होना चाहिए। अगर तीसरा रिएक्शन एज्यूम करते हैं तो उसमें लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो लेफ़्ट साइड पे एंटी न्यूट्रिनो लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए। और अगर दूसरा रिएक्शन देख लें, लेफ़्ट साइड पे न्यूट्रिनो पॉसिबल है, और अगर इस न्यूट्रिनो को आप ले जाएं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके क्रॉस
प्रिंसिपल के मुताबिक ये एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो पीछे मैंने आपको रिएक्शन एक बताया था, ये वाला अगर देखें, इसमें मैंने बताया था कि ये बाद में डिसाइड होगा कि ये बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर यहाँ से देखें न्यूट्रॉन, उससे एक तो प्रोटॉन एमिट हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो हम अभी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि न्यूट्रिनो है या एंटी न्यूट्रिनो है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है। अब इसके नीचे जो ई लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका भी बाद में फैसला करेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अभी तक हमने लेप्टॉन नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए कि लेप्टॉन नंबर क्या होते हैं। अच्छा, लेप्टॉन नंबर के बाद जो नेक्स्ट अगर आप देखें, ये डिफरेंट डिकेज लिखे हुए हैं, म्यूऑन डिके लिखे हुए हैं। म्यूऑन डिके का पहला प्रोसेस अगर देख लें, पहले प्रोसेस में हम पहले तो ये एज्यूम करते हैं कि एक जो है न्यूट्रिनो यहाँ से निकलेगा। अगर एक न्यूट्रिनो की बात करें, सिंगल न्यूट्रिनो की, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल क्यों नहीं होता है? इसमें भी उसी तरह से फिर जो लेप्टॉन नंबर है, अगर ये आखिरी पार्टिकल में फ़र्ज़ करें कि इसको एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर नहीं है, उस सूरत में लेफ़्ट साइड पे जो लेप्टॉन नंबर है न्यूट्रिनो का, वो आएगा पॉजिटिव 1, और राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव 1 और दूसरा पार्टिकल न्यूट्रिनो, उसका भी लेप्टॉन पॉजिटिव 1। तो इस तरह से लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं होता। इसलिए यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे एक सिंगल न्यूट्रिनो नहीं होगा, बल्कि इस डिके के अंदर 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होंगे। तो और यही इसी टाइप की कुछ थ्योरी, एग्जैक्ट ये तो नहीं है, लेकिन इसी से रिजेंबलेंस रखती हुई एक थ्योरी है कि जब जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वो दोनों पार्टिकल्स मिलते हैं, तो उसके ज़रिए क्या मिलता है हमें? एक सिंगल फोटॉन नहीं मिलता, उससे 2 फोटॉन मिलते हैं। तो यहाँ पर भी उसी टाइप की थ्योरी है कि एक म्यूऑन जब डिके होगा, तो म्यूऑन डिके होने में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो नहीं बल्कि 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होंगे। अगर दूसरा रिएक्शन एज्यूम कर ले, दूसरे रिएक्शन के अंदर ये है कि दोनों ही न्यूट्रिनो निकल रहे हैं। पहले के अंदर अगर आप देखें, एक न्यूट्रिनो और दूसरा एंटी न्यूट्रिनो है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, जो पहला रिएक्शन है उसमें लेफ्ट साइड पे लेप्टॉन नंबर है म्यूऑन का, अगर यहाँ से ये टेबल देख लें आप, लेप्टॉन नंबर है पॉजिटिव 1। राइट साइड पे अगर देखें, इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर है पॉजिटिव 1 और न्यूट्रिनो का है पॉजिटिव 1, और ये एंटी न्यूट्रिनो है, इसका है नेगेटिव 1। तो ये राइट साइड पे पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 ये मिलके बैलेंस हो जाते हैं, लेफ़्ट और राइट साइड पे कंजर्व हो जाता है लेप्टॉन नंबर। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस बताया गया, ये अगर हम एज्यूम कर लें कि म्यूऑन डिके इस तरह से होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेंगे, तो लेप्टॉन नंबर राइट साइड पे कभी भी कंजर्व नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से अगर ये एज्यूम कर लिया जाए कि म्यू अगर पॉजिटिव है, म्यू पॉजिटिव कैसे? म्यू पॉजिटिव क्रॉस रिएक्शन के ज़रिए, जैसे पहले आपको बताया गया था कि म्यू को ले जाएं इस राइट साइड पे और बाकी पार्टिकल्स लेफ्ट साइड पे ले आएँ, तो ये म्यू पॉजिटिव भी बन सकता है। म्यूऑन पॉजिटिव पार्टिकल अगर देखें, इसका लेप्टॉन नंबर यहाँ से टेबल से देखें, लेफ्ट साइड पे होगा नेगेटिव 1 और राइट साइड पे पॉजिट्रॉन का होगा नेगेटिव 1 और न्यूट्रिनो का होगा पॉजिटिव 1 और एंटी न्यूट्रिनो का होगा नेगेटिव 1। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर आखिरी प्रोसेस की बात कर लें, जो म्यूऑन नेगेटिव पार्टिकल है वो डिके करवाया गया है इलेक्ट्रॉन और गैमा पार्टिकल में, उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर लेप्टॉन नंबर अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करता है। लेफ्ट साइड पे देखें तो लेप्टॉन नंबर है इसका पॉजिटिव 1 और राइट साइड पे देखें इलेक्ट्रॉन है उसका भी पॉजिटिव 1 है। इसमें एक गैमा पार्टिकल भी मेट हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस कभी भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया। अब ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंटली क्यों नहीं ऑब्जर्व किया गया, इसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो यहाँ से ये अब बात सामने आ रही है कि जो म्यूऑन पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मुमकिन है कि इसकी भी कोई टाइप हो, या जो म्यूऑन है इसके साथ भी एसोशिएट कोई इस तरह का लेप्टॉन नंबर हो। जैसे लेप्टॉन नंबर मैंने बताया कि उसकी एक प्रॉपर रीज़न है, इसी तरह हो सकता है कि ये जो प्रोसेस नहीं हो रहा इसकी भी कोई प्रॉपर रीज़न हो। अब उसकी प्रॉपर रीज़न क्या है? वो है म्यूऑन नंबर। जो म्यू पार्टिकल डिस्कवर हो गए हैं, अगर उसको भी हम क्लासीफाई कर लें इस तरह से कि जो म्यू नेगेटिव है उसका हम लेप्टॉन नंबर कह दें कि पॉजिटिव 1 है, लेकिन वो लेप्टॉन नंबर कौन सा है? वो म्यूऑन नंबर है। ये फैमिली है लेप्टॉन्स की।
लेप्टॉन्स की फैमिली में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, म्यूऑन पार्टिकल है, न्यूट्रिनो। फिलहाल ये 3 डिस्कवर हुए। तो इन तीनों में जो म्यूऑन है उसका लेप्टॉन नंबर है +1 और जो एंटी म्यूऑन है उसका लेप्टॉन नंबर होगा -1। और इसी तरह से न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के लिए भी। न्यूट्रिनो पार्टिकल अभी तक जो डिस्कवर हुए थे, जो बीटा डिके में हमने देखा था, उसमें सिर्फ बार आया था उस पर, यानी कि ये फैसला किया था हमने कि ये पार्टिकल है या कि एंटी पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रिनो की टाइप्स का नहीं पता चला था। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो की एक नई टाइप सामने आई। न्यूट्रिनो के भी हमने क्लासीफाई करना शुरू कर दिया कि न्यूट्रिनो की भी एक टाइप है जो फ़िलहाल अगर म्यूऑन की बात करें तो म्यूऑन के साथ एसोसिएटेड एक न्यूट्रिनो पार्टिकल है जिसको नाम दिया जा सकता है म्यूऑन न्यूट्रिनो। तो ये जो लेप्टॉन नंबर +1 है ये सिर्फ उस न्यूट्रिनो के लिए होगा जो म्यूऑन न्यूट्रिनो है। तो अगर वो जो अभी रिएक्शन देखा है जो मैंने कहा था कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ, उसको अगर एक्सप्लेन करें तो लेफ़्ट साइड पे आप देखें म्यूऑन का जो म्यूऑन नंबर है वो है +1 और राइट साइड पे अगर देखें इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर है +1, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो म्यूऑन नंबर है वो 0 है। तो लेफ़्ट साइड पे अगर म्यूऑन नंबर देखें +1 है, राइट साइड पे म्यूऑन नंबर 0 है, तो यहाँ पे म्यूऑन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा। इस वजह से ये वाला रिएक्शन जो है कभी भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो यहाँ से एक आपको हिस्ट्री पता चली कि म्यूऑन नंबर कैसे डिस्कवर हुआ है, ये म्यूऑन नंबर कैसे असाइन किया गया डिफरेंट पार्टिकल्स को। तो ये मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स हैं जो जनरेट होते जा रहे हैं। क्वांटम नंबर मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप एटम की बात करते हैं, एटम में हम आमतौर पे 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। वो क्वांटम नंबर्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल का पूरा आपको एड्रेस देते हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो इसी तरह ये वो क्वांटम नंबर्स हैं या वो नंबर्स हैं जो एक पूरे पार्टिकल को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। और इसके तहत अगर ये वाला प्रोसेस देख लिया जाए, इस प्रोसेस में अगर आप देखें म्यूऑन पॉजिटिव है तो म्यूऑन पॉजिटिव का लेप्टॉन नंबर है -1 और राइट साइड पे पॉजिट्रॉन का 0 है म्यूऑन नंबर। और एंटी न्यूट्रिनो जो है, एंटी न्यूट्रिनो का यहाँ से देखें लेप्टॉन नंबर -1। तो लेफ्ट साइड पे भी लेप्टॉन नंबर -1 है, सॉरी म्यूऑन नंबर -1 है, राइट साइड पे भी म्यूऑन नंबर -1 है। तो ये प्रोसेस पॉसिबल है। और फर्दर इसके साथ ये जो 2 पार्टिकल यहाँ पे अगर देखें, हमने कहा था कि 2 न्यूट्रिनो यहाँ पे निकल रहे हैं। तो एक और बात सामने आई कि ये जो न्यूट्रिनो है ये सिमिलर नहीं है। एक न्यूट्रिनो ऐसा है जो कि म्यूऑन के साथ एसोसिएट है, एक न्यूट्रिनो ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी नंबर हम बता सकते हैं, जैसे म्यूऑन का बताया, इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक क्वांटम नंबर एसोसिएट है जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए +1 होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए भी +1 होगा, पॉजिट्रॉन के लिए -1 होगा और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए -1 होगा। उसके तहत अगर आप ये वाला रिएक्शन देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 0 है और राइट साइड पे पॉजिट्रॉन का अगर आप देखें, पॉजिट्रॉन का होगा -1 और उसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका होगा -1। तो ये दोनों मिलके जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का होगा -1 पॉजिट्रॉन का, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका होगा +1। तो ये दोनों मिलके 0 बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस उस लिहाज से पॉसिबल है। तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन नंबर डिफाइन किया और ये एक समरी बता दी गई है एक टेबल के अंदर कि कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे असाइन किए गए हैं। तो अभी तक जो लेप्टॉन्स डिस्कवर हुए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यूऑन है, म्यूऑन न्यूट्रिनो है और इनके 4 एंटी पार्टिकल्स हैं, उनके लेप्टॉन नंबर्स लिखे गए हैं। अगर इन जनरल लेप्टॉन की बात करें तो लेप्टॉन नंबर सबके 1 है, लेकिन अगर इसको फर्दर क्लासीफाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर तो 1 होगा लेकिन बाकी पार्टिकल्स के लिए 0 होगा। इसी तरह म्यूऑन के लिए म्यूऑन नंबर तो होगा 1 लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए म्यूऑन नंबर 0 होगा। जी, यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन? ये बीटा डिके जैसे हुआ है उसी तरह म्यूऑन डिके है। म्यूऑन डिके से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला या पॉजिट्रॉन। अगर नेगेटिव म्यूऑन की बात करें, मतलब म्यूऑन की, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर एंटी म्यूऑन की बात करें तो उससे पॉजिट्रॉन निकला, जो कि चार्ज कंजर्वेशन से पता चल रहा है।
और इसी तरह दो न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकले। अब दो न्यूट्रिनो पार्टिकल सिमिलर हैं या डिफरेंट है, अगर तो लेप्टॉन नंबर देखें उसके मुताबिक तो ठीक है, लेकिन अगर म्यूऑन नंबर देखें तो कंजर्व नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि एक म्यूऑन न्यूट्रिनो होना चाहिए और एक डिफरेंट न्यूट्रिनो होना चाहिए, और डिफरेंट न्यूट्रिनो को फिर हमने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का नाम दिया। लेप्टॉन जी, जो मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल से या पार्टिकल की क्लासिफिकेशन बताई थी, वैसे तो आखिर पे एक सारा टेबल भी आएगा। मैं ब्रीफ से बता दूं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कंपोज पार्टिकल्स हैं जिनको हेड्रॉन्स का नाम दिया जाता है, जो कि क्वार्क से मिलके बनते हैं, और वो ऐसे पार्टिकल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी से मिलके नहीं बनते जैसे कि ये सारा टेबल में दिखाया गया है। इस टेबल के मुताबिक ये तमाम वो पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स या आगे हम देखेंगे वीक फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन ये इन पार्टिकल्स की एक खूबी ये है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू ये इंटरेक्शन नहीं करते। तो ऐसे तमाम पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन नहीं करेंगे उनको लेप्टॉन्स का नाम दिया जाएगा, और ऐसे तमाम पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन करेंगे उनको हेड्रॉन्स का नाम दिया जाएगा। इसकी अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, म्यूऑन नंबर कंजर्व होना पॉसिबल है या नहीं है, या उसका हमें ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये है कि लेप्टॉन नंबर से ज़्यादा ज़रूरी ख्याल रखना म्यूऑन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर का है। लेप्टॉन नंबर तो एक जर्नल नंबर है, लेप्टॉन नंबर का ख्याल रखना पहले ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है, फ़र्ज़ करें कि किसी रिएक्शन में लेफ़्ट साइड पे लेप्टॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और राइट साइड पे आप कह लें कि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी भी डिके नहीं होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, क्योंकि अगर आप ऐसे रिएक्शन देखें, लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो लेप्टॉन नंबर होगा 1, और राइट साइड पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उनका लेप्टॉन नंबर 0, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा डिके नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप न्यूट्रिनो और एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन देख लें तो वो पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो लेप्टॉन नंबर है वो कंजर्व होगा। तो लेप्टॉन नंबर का पहले कंजर्व होना ज़रूरी है। लेप्टॉन नंबर कंजर्व होने के बाद जो है म्यूऑन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर उनका कंजर्व होना ज़रूरी है। यानी कि किसी रिएक्शन का पॉसिबल होना सबसे पहले चेक करेंगे उनका लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर अगर कंजर्व हो रहा है उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर और म्यूऑन नंबर। इलेक्ट्रॉन नंबर और म्यूऑन नंबर दोनों को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करेंगे। इक्वल फुटिंग से मुराद मेरी ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले आप लेप्टॉन नंबर चेक कर लें उसके बाद फिर तरतीब में म्यूऑन नंबर चेक करें फिर इलेक्ट्रॉन नंबर, ऐसा नहीं। पहले लेप्टॉन नंबर चेक कर लिया उसके बाद साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन नंबर दोनों ही चेक कर लेंगे। तो ये नहीं, कुछ थ्योरी में सामने है, जैसे बीटा डिके है। बीटा डिके में एक पार्टिकल सामने आया जो हमें लगा कि न्यूट्रिनो पार्टिकल है, या उसको न्यूट्रॉन पार्टिकल सामने आया, तो कुछ तो डिटेक्ट किए गए। जैसे कुछ डायग्राम से भी मैंने दिखाई, लाइक आप इस डायग्राम की बात कर लें या इस डायग्राम की बात कर लें। अब एक तो पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन है, अब ये ट्रेस किस चीज़ का बन रहा है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। कुछ थ्योरी है, थ्योरी जैसे ये बीटा डिके की थ्योरी है। बीटा डिके में हमें पता चला एक थर्ड पार्टिकल भी मौजूद है, वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए फिर कुछ क्वांटम नंबर्स असाइन किए गए और कुछ प्रोसेस फिर उसके ज़रिए निगलेक्ट हो गए कि ये प्रोसेस है इस क्वांटम नंबर कंजर्वेशन के तहत पॉसिबल है, कोई प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो दोनों फील्ड्स पैरेलल चल रही होती है कुछ थ्योरी में। जैसे मिज़ॉन की हमने बात की, मिज़ॉन जो है युकावा थ्योरी के सामने आया। पार्टिकल कैसे सामने है, अगर केऑन पार्टिकल देखें तो जो पाइऑन पार्टिकल और
के ऑन डिके होता है। के ऑन एक पार्टिकल है, वो डिके हुआ है। बेसिकली लेड की दिखाई गई है एक शीट, लेड की शीट में ये ट्रेसेस बनते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे आप ट्रेस तो देख सकते हैं, लेकिन इसका जो डीप एनालिसिस है वो फिर यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो लेकिन यहाँ पे ट्रेस के ज़रिए ये बात ज़रूर सामने आ जाती है कि एक पॉजिटिव पाई और एक नेगेटिव पाई, ये दो ट्रेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो एरो भी दिखाए गए हैं, एक एरो इधर दिखाया गया, एक एरो इधर दिखाया गया। एक ये ट्रेस है के ऑन पार्टिकल, ये यहाँ पे आया, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा, के ऑन पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, के ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस सामने आया था। तो के ऑन पार्टिकल यहाँ पे जो है डिके हुआ, एक ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव पाई ऑन है, नीचे वाला जो पार्टिकल है वो नेगेटिव पाई ऑन है, ठीक है। तो के ऑन पार्टिकल यहाँ पे डिके तो हो गया, और इसका एक के ऑन पॉजिटिव अगर देखें, के ऑन पॉजिटिव में 3 पार्टिकल सामने हैं, एक पाई ऑन पॉजिटिव और दूसरा पाई ऑन नेगेटिव और तीसरा पाई ऑन पॉजिटिव। इनमें भी ऐसे ही अब हम देखते हैं कि कौन सी क्वांटम नंबर्स कंजर्व होंगे, कौन से नहीं होंगे, या कौन सा नया क्वांटम नंबर यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, के ऑन पॉजिटिव डिके के बाद नया जो पार्टिकल सामने है वो लैम्डा पार्टिकल सामने है। लैम्डा पार्टिकल जो है वो डिके हो गया प्रोटॉन और पाइऑन में, या इसको आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं। इसी तरह प्रोटॉन डिके हुआ पॉजिट्रॉन और गैमा में, ये सारे के सारे। और इसके दौरान और भी कुछ पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जैसे कि ईटा पार्टिकल है, फाई पार्टिकल है, ओमेगा है, रो है ये डिफरेंट पार्टिकल्स सारे के सारे डिस्कवर हुए। तो प्रोटॉन डिके की बात करते हैं कि प्रोटॉन जो डिके हो रहा है, प्रोटॉन डिके में क्या प्रॉब्लम है, ये जो आखिरी प्रोसेस लिखा गया है। प्रोटॉन डिके में अगर आप देखें तो लेप्टॉन नंबर यहाँ पे चेक करते हैं, जो अभी पहले शायद मैंने बात की थी कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप लेप्टॉन नंबर देखें तो लेप्टॉन नंबर लेफ़्ट साइड पे 0 है, क्योंकि प्रोटॉन एक लेप्टॉन नहीं है, प्रोटॉन एक हाइड्रॉन है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन करता है। और राइट साइड पे अगर आप देखें, राइट साइड पे पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन एक लेप्टॉन है, इसका लेप्टॉन नंबर -1 है। तो लेफ़्ट साइड पे लेप्टॉन नंबर है 0, राइट साइड पे लेप्टॉन नंबर है +1 है। तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसका लेप्टॉन नंबर यहाँ पे कंजर्व नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसका फिर मतलब क्या है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, इसके लिए कोई नया नंबर डिफ़ाइन होना चाहिए जो इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकता है। अब वो जो नया नंबर हम ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अब थ्योरेटिकल इसकी जो है कंफर्मेशन, उसके लिए एक नया नंबर डिफ़ाइन किया गया, दैट वाज बैरियन नंबर। अब बैरियन नंबर क्या है? बैरियन नंबर है, बैरियन जो पार्टिकल्स हैं उनको असाइन किया जाता है। बैरियन पार्टिकल्स का आपको आइडिया नहीं है, हाइड्रॉन की मैं बात कर चुका हूँ। हाइड्रॉन वो पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन 2 किस्म के पार्टिकल्स करते हैं। एक वो पार्टिकल है जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर है, एक वो पार्टिकल है जिनकी स्पिन कंप्लीट इंटीजर है। स्पिन हाफ इंटीजर की अगर बात करें वो बैरियन पार्टिकल्स हैं। तो जो बैरियन नंबर है इसका अगर देखें प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, वो है +1, और एंटी पार्टिकल्स अगर देख लें, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, उसका है -1। ये भी एक क्वांटम नंबर है। अब पहले प्रोसेस की बात करते हैं। पहले प्रोसेस में अगर आप बात करें तो पहले प्रोसेस में लेफ़्ट साइड पे बैरियन नंबर है +1, राइट साइड पे जो बैरियन नंबर है वो 0 है, ठीक है। तो बैरियन नंबर के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर एक और पार्टिकल शामिल, ये एक और प्रोसेस सॉरी देखा गया कि अगर न्यूट्रॉन डिके, जो कि पहले बीटा डिके हमने बात की थी, बीटा डिके में हमने फर्दर इसको कह दिया था कि ये एंटी पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन अगर डिके होता है, एक प्रोटॉन बनता है, एक बीटा पार्टिकल और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें बैरियन नंबर वो है +1, और राइट साइड पे अगर बैरियन नंबर देखें वो भी +1 है। तो बैरियन नंबर के लिहाज से ये प्रोसेस पॉसिबल है। अगर सिर्फ बीटा देखें, बीटा राइट साइड पे बीटा का लेप्टॉन नंबर है +1, और ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है इसका जो आपके पास है लेप्टॉन नंबर वो है +1, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मिस्टेकनली लिखा गया है, ये एंटी पार्टिकल आएगा, ये इस पे बाहर आएगा, ये मिस्टेकनली लिखा गया
बाहर आएगा उस सूरत में इसका इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो कंजर्व होगा। अच्छा, इस तरह एक और प्रोसेस अगर देख लें, प्रोटॉन और प्रोटॉन पे डिके होके इससे 3 प्रोटॉन मिले और एक एंटी प्रोटॉन मिला। इसमें भी अगर बैरियन नंबर देखें, लेफ्ट साइड पे बैरियन नंबर +1 +1 2 हो गया, राइट साइड पे +1 +1 +1 और -1, तो ये भी मिलकर 2 बन जाता है। तो ये प्रोसेस भी पॉसिबल है। और लैम्डा डिके की बात कर लें, लैम्डा डिके में अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 0 है, सॉरी बैरियन नंबर। राइट साइड पे अगर बैरियन नंबर की बात करें तो वो है +1। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि या तो इसको भी हमें बैरियन में शामिल कर लेना चाहिए जो लैम्डा पार्टिकल है, या इस प्रोसेस को फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन नंबर बैरियन नंबर के मुताबिक जो लैम्डा पार्टिकल है इसको भी बैरियन की फैमिली में शामिल कर लिया गया कि लेफ़्ट साइड पे बैरियन नंबर 1 होगा तो उसके मुताबिक ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब स्ट्रेंज बिहेवियर अगर देखें, जो मैंने बताया था कि स्ट्रेंजनेस क्या चीज़ है, स्ट्रेंज बिहेवियर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जो कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे k1 है या सिग्मा है या लैम्डा है, इसके लिए एक नया नंबर डिफाइन किया गया, दैट वाज स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस क्या है? स्ट्रेंजनेस k1 के लिए 1 है और सिग्मा और लैम्डा के लिए -1 है। अच्छा, ये जितने मैं नंबर्स बता रहा हूँ इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बुक में मौजूद है। बुक में आपको बता नहीं पाया, बुक है पार्टिकल डाटा बुक। पार्टिकल डाटा बुक एक छोटी सी किताब है, वो हर साल तकरीबन अपडेट होती है। ये फ्री ऑफ कास्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। पार्टिकल डाटा बुक आप लिखेंगे तो 2-3 MB की ये छोटी सी किताब है, जिसमें इन तमाम के तमाम पार्टिकल के क्वांटम नंबर, सारी प्रॉपर्टीज़, इनके मैसेज, सारा उसका लिटरेचर उस बुक में मौजूद होता है। अच्छा, अब इस डिके की इस प्रोसेस की अगर बात कर लें तो इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें, लेफ़्ट साइड पे एक पाइऑन और प्रोटॉन, राइट साइड पे केऑन और सिग्मा, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इसमें गौर करें तो केऑन और सिग्मा, केऑन 0 और सिग्मा, केऑन 0 और लैम्डा, ये 2 पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट हुए हैं। उसके मुकाबले में ये जो दरमियान में लिखा गया है लैम्डा डिके, लैम्डा डिके में 2 पार्टिकल तो यहाँ पे एमिट हुए हैं, लेकिन 2 पार्टिकल में से एक पार्टिकल वो है जो बैरियन है, जो कि प्रोटॉन है, दूसरा पाइऑन है। यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रेंज पार्टिकल है, यानी कि पाइऑन और प्रोटॉन जब मिलेंगे तो उससे 2 स्ट्रेंज पार्टिकल सामने आएंगे, लेकिन लैम्डा जब डिके होगा उससे सिर्फ एक ही स्ट्रेंज पार्टिकल सामने आएगा। इसी तरह सिग्मा जब डिके होगा, सिग्मा डिके के अंदर जो है वो भी एक ही स्ट्रेंज पार्टिकल सामने आएगा। लेकिन इसका स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है? स्ट्रेंज बिहेवियर इसका ये है कि ये जो प्रोसेस ऊपर वाले लिखे गए हैं, ऊपर वाली ब्रैकेट में जितने भी प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये हालांकि उसी पार्टिकल की कैटेगरी में आता है, ये जितने भी पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। बाकी आप कोई भी पार्टिकल देख लें, मसलन प्रोटॉन की बात कर लें, प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्शन करेगा। अलबत्ता क्वार्क्स की हम आगे जाके बात करेंगे, क्वार्क्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स की एक स्ट्रेंजनेस ये है कि कहीं तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हैं और कहीं जाके ये वीक फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसलिए इन पार्टिकल्स को स्ट्रेंज पार्टिकल्स का नाम दिया गया और इनको अलग से एक फैमिली बना दिया गया, और इनके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज़? हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ इनकी कुछ सिमिलर हैं, अलग अलग पार्टिकल्स। बीटा कहेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं। अच्छा, ये पार्टिकल्स की जो ब्रीफ हिस्ट्री थी वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इस हिस्ट्री को मैं समराइज़ करने के लिए एक टेबल लिखता हूँ। टेबल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये टेबल जस्ट लाइक उसी तरह से ही है जैसे कि यूँ समझ लें कि एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर डिस्कवर होते गए, डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट टेबल्स बनाए गए। फिर आखिर पे जाके मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल में सब पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया गया।
तो आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का पीरियोडिक टेबल है। इसको 8 फोल्ड वे का नाम दिया जाता है। 8 फोल्ड वे में आप एक ग्राफिकल डायग्राम्स के थ्रू पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं। तो पहले जो डायग्राम है वो बैरियंस के लिए है। बैरियन ऑक्टेट का नाम दिया जाता है। इसमें टोटल अगर आप देखें इस वक्त 8 पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। 8 पार्टिकल्स को जो अरेंज किया गया है वो इनके चार्ज और स्ट्रेंजनेस के लिहाज से अरेंज किया गया है। अगर चार्ज देखें जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे पार्टिकल्स हैं डायगोनल में, ये हैं इनका चार्ज -1 है और जो सेंटर में पार्टिकल्स हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज 0 है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और मोस्ट राइट साइड पे जो पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज +1 है। और स्ट्रेंजनेस के लिहाज से अगर आप देख लें तो स्ट्रेंजनेस के लिहाज से टॉप पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी स्ट्रेंजनेस 0 है और जो सेंटर में पार्टिकल्स हैं इनकी स्ट्रेंजनेस -1 है और जो नीचे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं इनकी स्ट्रेंजनेस -2 है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इनकी कंपोजिशन क्या है। मतलब ये पार्टिकल्स मैंने विदाउट कंपोजिशन यहाँ पे शो किए हैं। न्यूट्रॉन जो है एक सिंगल पार्टिकल के तौर पे शो हो रहा है। बाद में हम देखेंगे कि ये एक कंपोज्ड पार्टिकल है।